हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जैसे कि आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे 5 जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 जनवरी मतलब कल जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है अलग अलग शिफ्ट में, उसमें जो जीके जीएस में जो क्वेश्चन आया है ना, उसको इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने कल रात को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैथ्स और रीजनिंग को जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स और रीजनिंग से। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। सबसे मजेदार बात यह है कि रेलवे के पास पूछने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि जो लगातार अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में जो रोज एग्जाम हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लगातार जो पूछे गए क्वेश्चन से इनको पढ़ते जाते हैं डे बाय डे, तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, रेलवे का डिमांड पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो न्यूटन के लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम से रिलेटेड कल क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे। ठीक है, फिलोसफर भी बोला जाता था इनको। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। कौन सा नियम था वो? देखिए, सबसे पहले जो उनका नियम था वो ये कहता था कि कोई भी वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है अपने इसी पोजीशन को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब जब तक आप इस पर आके धकेलेंगे नहीं, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसको धकेलेंगे ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन की गति का ये पहला नियम कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल काम नहीं करेगा, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखेगा। और इसी न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर है? चलिए, न्यूटन गति का दूसरा नियम से F=ma आता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। ठीक है, और आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये, और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था दिल्ली में। अगर हम लोग शाहजहां के टाइम पीरियड को देखेंगे तो शाहजहां के समय को गोल्डन एरा ऑफ वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला का मतलब जो निर्माण होती है ना, तो ये उनका स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि शाहजहां के टाइम पीरियड में ही ताजमहल इन्होंने बनवाया। किसकी याद में? मुमताज़ बेगम, जो इनकी पत्नी थी, और उनका जो है बच्चे को जन्म देते के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मुझे लगता है कि क्लास 10 के बच्चे जो पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री, उसमें इनको शायद दूसरे चैप्टर में ये बात पढ़ाई जाती है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मिथेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन के लिए फॉर्मिक वर्ड का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH। अगर हम लोग इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ये ओइक एसिड बन जाएगा, तो इधर एक H लगाना पड़ेगा क्योंकि एक कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो COOH और एक तो CH2OOH आप बोल सकते हैं। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल साइंस जब पढ़ते हैं हम लोग ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 2 में EVS, तब वहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में इंदिरा गांधी का समय था। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया तो उसके क्रॉस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, मतलब उसके अगल बगल। और पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो उसके अगल बगल के चारों तरफ के सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए। आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप गूगल का सहारा लीजिए, विकिपीडिया में सर्च कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उससे आने वाले अगले एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप वो भी तैयार कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपने एक पूरी की पूरी एक टॉपिक तैयार कर ली है। ठीक है, तो ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए 1973, 1973 में। ठीक है, उसके बाद अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 में, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। ये जितने भी प्रोजेक्ट है ये इन जानवरों के संरक्षण के लिए लागू की गई थी। ठीक है, चींटी के डंक से याद आया कि और कुछ भी एसिड के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हमारे पेट की बात की जाए तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में खाने को पचाने के लिए पेट में एक बहुत ही एसिड का निर्माण होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक एसिड, अंगूर में टार्टरिक एसिड। ठीक है, इन सबको आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध को दही जमने के लिए
कौन सा अम्ल सहायता करता है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, उससे पहले क्वेश्चन छूट गया, उसको भी डिस्कशन करेंगे कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था जाप हैटसन ने। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 टोटल भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, और कई अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग भाषाओं को इस सूची में रखने के लिए कई बार मांग उठती है। हालांकि जैसे कि भोजपुरी जैसी भाषा को नहीं रखा गया है, इसके अलावा अगर मलयालम की बात की जाए या फिर मणिपुरी की बात की जाए, वो सारी लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनिसेफ से, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, इस बार पूछा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है। हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ दे यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, या फिर उसके पूछ दे कि उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। ये 11 दिसंबर 1946 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगर वर्तमान में इसके हेड की बात की जाए तो हेनरिएटा H4 है ना, शाहरुख खान की मूवी में आपने सुना होगा सेन्योरिटा, उसी से याद रखिएगा हेनरिएटा। ठीक है, अगर मेंबर कंट्री की बात की जाए यूनिसेफ की, तो वर्तमान में इसके 191 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, इन दोनों से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा भी गया है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्वेत क्रांति सफ़ेद, ये मिल्क, दूध उत्पादन से ये जो क्रांति है वो जुड़ी हुई है, और इसी क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद रखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो हरित क्रांति था, और ये 1950 से 60 के दशक में हुआ था। ठीक है, 1950 से 60 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। संपूर्ण विश्व इस समय एक क्राइसिस की स्थिति में था। ठीक है, और काफ़ी ज़रूरी था कि उस समय ऐसी कोई रेवोल्यूशन आए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था ना, कि जितने भी फसल के उत्पादन थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर इनके जन्मदाता की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन इनसे जुड़े हुए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। क्लियर है, चलिए। हर साल होता है स्वच्छता सर्वेक्षण, कब से हो रहा है भैया, तो 2014 से स्टार्ट हो रहा है। 2014 में क्या हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है लगातार जो है हर साल रैंकिंग बनाई जाती है, जिसमें अगर स्वच्छता रैंकिंग 2020 की बात की जाए, जो रिपोर्ट आई है उसमें इंदौर जो है ये पहले पोजीशन में है। इसके अलावा सूरत गुजरात में दूसरे पोजीशन में। इंदौर इससे भी पहले जो है पहले पोजीशन में रह चुके थे स्वच्छता के मामले में ऑल इंडिया लेवल पे। अगर बात की जाए कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है भैया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ की ये डाटा है, अगर उसमें बात की जाए सबसे नीचे कौन है, मतलब सबसे बदतर स्थिति किसकी है, तो वो भैया पटना है। ठीक है, पटना 47वें रैंक के साथ सबसे नीचे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए बहुत मज़े क्वेश्चन पूछे गए यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए NTPC में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी कौन है। अब बात कीजिएगा भैया ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है, क्योंकि कुश्ती से तो बहुत सारे, अब सेम बात होगी क्रिकेट से कौन संबंधित है, लगातार 4 प्लेयर का नाम, तो क्रिकेट से बहुत सारे प्लेयर है, आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई सारे प्लेयर है, जैसे कि देख सकते हैं सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, गीता फोगट, जिसपे आमिर खान ने मूवी बनाया था दंगल ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स से जो कुश्ती से रिलेटेड प्लेयर्स है, तो आप इनका लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा गया था कि पित्त का निर्माण क्या होता है। आपने गया होगा चिकन लेने के लिए, वहाँ देखे होंगे कलेजी के साथ जो है ना वो पित्त जो है हल्के हरे रंग का, पीला रंग का वो चिपका रहता है कि नहीं। तो अगर पित्त की बात की जाए तो ह्यूमन हो चाहे कोई और भी हो, तो उसमें निर्माण जो होता है ना पित्त का, वो होता है भैया यकृत, मतलब लीवर के पास होता है। ठीक है, और ये जमा कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पित्ताशय में जमा होता है। इसकी pH वैल्यू होती है 7 to 8। ठीक है, सांबर झील से एक क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो कुछ क्वेश्चन है कि सांबर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। सबसे खारे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये बस एक झलक है। झील का मतलब हो गया कि आप झील से रिलेटेड सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिए कि टोटल भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। ठीक है, इस तरह के एक क्वेश्चन पूछा गया था अवार्ड से, 9 डॉट्स अवार्ड 2019 किसको दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ये है एनी जैदी। ठीक है, एनी जैदी जो एक इंडियन राइटर है, इन्होंने सामाजिक मुद्दों और कुछ कंटेम्प्रेरी मतलब समसामयिक मुद्दों पर लिखा, और इनके चलते इनको जो है 9 डॉट्स अवार्ड 2019 दिया गया। किसको, एनी जैदी को। ठीक है, देखिए हमको ऐसा लगता है कि कुछ पूछने के लिए रेलवे के पास बचा ही नहीं है, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, भूटान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो
इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। कई बार जब भी ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना इसकी राजधानी कहाँ है, तो दो चीज़ आप याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा उसकी कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी क्या है, और दूसरा करेंसी। कई बार पूछा जाता है उसकी करेंसी क्या है, ठीक है। तो कैपिटल और करेंसी दोनों याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था भैया बुलंद दरवाजा से। बुलंद दरवाजा के निर्माण जो है 1601 ईस्वी में किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते जाइए। रोज हम डेली अपडेट करेंगे आपको जो क्वेश्चन, जैसे कि ये कल का क्वेश्चन है ना, आज का क्वेश्चन हम आज रात में अपलोड कर देंगे कि क्या क्या जीके में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक हो, या करंट हो, या एनवायरनमेंट हो, ठीक है। तो उन सबको अपलोड करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे फेमस यूनिवर्सिटीज है, जिसमें एक JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी DU आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU आता है, उसके बाद आपका हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। 1875 में और एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, इसलिए मैंने उसको लिख लिया है। क्या हुआ था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो देखिए ये मॉडर्न इंडिया के समाज सुधारक आंदोलन से जुड़े हुए थे। जब आप इनको पढ़िएगा तो और दो चार चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जैसे सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था MSP से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, किसानों को किसी भी फसल के लिए जो है कितनी प्राइस दी जाए, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1966 ईस्वी में, और सबसे पहले ये गेहूं के लिए लाया गया था, ठीक है, गेहूं के लिए लाया गया था। अगर हम लोग बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो उसमें भी गेहूं और चावल के उत्पादन जो है पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा हो गई थी उस समय, ठीक है। जनगणना देखिए 2010-11 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में होता है। जनगणना हर 10 साल बाद होता है, ठीक है। तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाते रहेगा, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, आप पढ़िए, ठीक है। देखिए जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था। 1872 में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। अगर बात की जाए भारतीय जनगणना 2011 की, तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या था? तो लिंगानुपात था भैया 1000 लड़कों में 940 लड़कियां पैदा हो गई, ठीक है। मतलब 60 लड़के कुंवारे हो जाएंगे। वो कुंवारे नहीं होते एक्चुअली में, वो साधु संत बन जाते हैं, ठीक है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए, तो सर्वाधिक लिंगानुपात भैया केरल में था। केरल जो है भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। अगर साक्षरता दर से क्वेश्चन आता है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी, तो वो केरल की है, ठीक है। वो लगभग हमें लगता है कि 10 लिंगानुपात जो है ना केरल का, वो 1084 है, ठीक है। मतलब 1084 लड़कियां जन्मती है, तब वहाँ पर 1000 लड़के पैदा होते हैं, ठीक है। अगर सबसे कम बात की जाए लिंगानुपात की, तो वो हरियाणा की है। मतलब सबसे ज़्यादा लड़के और लड़कियों में डिफरेंस जो है ना, वो हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है। जनगणना की बात कर रहे हैं तो दो चार क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में कौन से राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है, ठीक है। इसी के साथ देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है भारत में? तो वो राजस्थान का है। डीआरडीओ इसरो से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लगातार पूछे जाएंगे। 2016 में जो एनटीपीसी हुआ था उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कल क्वेश्चन पूछा था। इसका हेडक्वार्टर भैया न्यू दिल्ली में। इसी के साथ आपको बताते चले इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। इसरो का कब हुआ था? 1969, ठीक है। 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1969 जब भी देखते हैं तो एक डेट हमें याद आता है। कौन सा डेट याद आता है भैया? तो याद आता है हमें 1869। एक्चुअली 1869 में क्या होता है? 2 अक्टूबर का आपको सबको पता ही होगा। तो उसके ठीक 100 साल बाद जो है इसरो की एस्टेब्लिशमेंट होती है, आप ऐसा याद कर सकते हैं। वर्तमान में डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर तो आपको पता चला न्यू दिल्ली है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में नासा के भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। नासा की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। वर्तमान में कौन किसके हेड है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो डीआरडीओ के जो हेड है, चेयरमैन है, वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जी सेट 31 पिछला साल था। जी सेट 31 एक क्या है? एक दूरसंचार उपग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और ये 6 फरवरी 2019 को जो है स्टार्टिंग हुआ था, छोड़ा गया था, ठीक है। भारत का दक्षिणतम भाग क्या है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना कि इंडिया के सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि मैंने भारत का मैप बना दिया है। पूरब है ये वेस्ट है। आपको पता ही होगा डायरेक्शन, कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट
इंपॉर्टेंट है तो ये तो मजाक वाली बात हो जाएगी अगर मैं लिख दूंगा तो, ठीक है। देखिए सबसे पूर्वी भाग जो है ना भारत का, वो है भैया, उसको बोलते हैं किवितु या फिर आप इसको बोल सकते हैं वेलांगू, ठीक है। वो पड़ता है भैया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, कभी कभी चीन उसको अपना एरिया मानने लगता है, ठीक है। उसके बाद सबसे अगर उत्तर की बात की जाए ऊपर की तरफ, तो इंदिरा कौल जिसको जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिम में है गौरा मोटा जो आपका पड़ता है गुजरात में। और सबसे दक्षिण में बात की जाए तो वो अंडमान निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा था भारत का दक्षिणतम भाग कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीलिया रोग, पीलिया जो बीमारी होती है, ये बीमारी होने पर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो भैया पीलिया बीमारी होने से हमारा जो लीवर है ना वो इससे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए गांधी जी जो है एक राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बने थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना 1924 में, बेलगांव अधिवेशन, इस समय गांधी जी इसकी अध्यक्षता संभाले थे, ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसके सबसे पहले जो ये थे हेड थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप याद रखिएगा, ठीक है। और 1924 वाले जो बेलगाम अधिवेशन था उसी में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था भैया 1965 में, ठीक है। 1969 में इसरो का हुआ था। याद लिंक करते जाइए चीज़ों को ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए इसका जो हेड है अभी वो कौन है, अचीम स्टेनर है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्र टेक्नोलॉजिकल डे कब मनाते हैं भैया, 11 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, फिर भी सर्च उच करके, ठीक है। यूआरएल, देखिए कंप्यूटर, जब भी अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और एनटीपीसी के एग्जाम में जो है कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ना। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, www का फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रट लीजिए रट लीजिए, उपाय नहीं भैया, नौकरी लेना ही होगा, ठीक है। देखिए पिछला बार जो एनटीपीसी आया था वो आया था आपका 2016 में। इस बार जो एनटीपीसी है वो मार्च 2019 में फॉर्म भराया है और एग्ज़ाम ले रहा है आपका 2020 के लास्ट मतलब 21 में, ठीक है। तो आप ही समझिए कि 4 साल में जो दूसरा बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो तीसरा बार एग्ज़ाम कब होगा इसका नहीं पता है ना। तो जी जान लगा दीजिए, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। बार बार जो लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप भी कॉपी लीजिए। देखिए मैंने अपने कॉपी में लिख करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपना कॉपी उठाइए, क्वेश्चंस को लिखिए और डेली का याद करते जाइए। डेली आप इतना क्वेश्चन याद करेंगे तो समझ पा रहे हैं आप कितने क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे। सो और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने बताया, इसके इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन होंगे ना वो सारे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। और मैथ और रीजनिंग भी बनाते जाइए, हम भी वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है भैया, तो ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जावा की खोज किसने की थी, जेम्स गोस्लिन ने की थी। चलिए क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से आता है कि भैया साइमन कमीशन से रिलेटेड, तो आपको पता होगा दोस्तों कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ना ये 1927 में हो गया था, ठीक है। लेकिन ये विदेश में गठन हुआ था। ये भारत कब आता है, तो भारत आता है ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कहाँ आते हैं भैया, मुंबई आता है। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन में जो जितने मेंबर्स थे, 7 टोटल इसमें मेंबर रखे गए थे। ये सातों के सातों मेंबर जो थे वो अंग्रेज थे। और यही कारण रहा कि इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है, क्योंकि गोरे लोग हुआ करते थे ना। इसके चेयरमैन जो है तो उस समय सर जॉन सिमोन थे, ठीक है। इसलिए इनका इस कमीशन का नाम जो है सिमोन कमीशन भी रखा गया। सांची स्तूप जो एक बुद्धिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके पुत्र होते हैं बिंबिसार और उसके पुत्र होते हैं अशोक, ठीक है। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, जो इतना इंपॉर्टेंट युद्ध है इतिहास में कि इसके बाद जो है अशोक बिल्कुल चेंज हो गए। द ग्रेट अशोका इनको कहा जाता है। इतिहास में भैया जब भी किसी के नाम के आगे द ग्रेट लगा है ना, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी है। विस्तार से बताएंगे इसके बारे में अगले वीडियो में, ठीक है, फिर कभी जिक्र होगा। तो 200 रुपये का जो नोट है हमारा अभी नया वाला ना, लाल लाल कलर का दिखता है, उसमें जो है सांची का स्तूप का फिगर बना हुआ है। पैकेट से निकालिए और देखिए बुद्ध के अवशेष, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है ना ये यहाँ पर रखे गए हैं। जो स्तूप देखिएगा, स्तूप का जो निर्माण होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये गोल वाला जो पोर्शन है इसी में उनका अस्थि को कुछ रखा गया है, ठीक है। संविधान में पहला संशोधन हुआ था भैया 1951 ईस्वी में। आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, ये
बन के तैयार हुआ था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 वगैरह में, ठीक है। तो संविधान में सबसे पहला जो संशोधन था ये 1951 में किया गया। देखिए 1949-50 तक तो ये लागू होता है, बनता है, तो 51 में ही पहला संशोधन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वो कौन सा आता है भैया? वो आता है 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। 1976 में संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जोड़े गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे कुछ वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिएगा। संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आईसीसी। देखिए इस बार तो वर्ल्ड कप वगैरह भी पिछला साल चल रहा था ना, उसके पिछले, तो आप ये सब देख लीजिएगा। क्योंकि क्रिकेट से स्पोर्ट्स, देखिए रेलवे के सिलेबस में एनटीपीसी का सिलेबस देखिएगा, वहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब पूछेंगे तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 विराट कोहली रन मशीन। चलिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को कहाँ जिक्र हुआ था? हाँ, ये सांची का जो स्तूप है ना, इसको यूनेस्को में रखा गया। यूनेस्को क्या करता है? विश्व में जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको रिलेटेड अपने में शामिल कर लेता है यूनेस्को में, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होना, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए फ्रांस का नाम आया, आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। भैया फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ठीक है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। कारण मत पूछना, बहुत लंबे चौड़े कारण है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। किसका? फ्रांस पेरिस का नहीं भैया, यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। क्लियर है। इसके मेंबर कंट्रीज है 193 इसके मेंबर कंट्रीज है। तो यूनिसेफ का मेंबर कंट्रीज कितना था? यूनिसेफ का मेंबर कंट्रीज था 191, ठीक है। दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ आज रात में, फिर एक नई वीडियो के साथ एनटीपीसी के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। हालांकि हम काम तब भी करेंगे, अब भी करेंगे। थैंक यू।